तैयार हो जाओ एक ऐसी कहानी के लिए जो आपको 13वीं सेंचुरी के रसिया के जंगलों में लेकर जाएगी, जब एक अनजान दुश्मन से सामना होता है। एक ग्रुप ऑफ वॉरियर अपनी मिट्टी को बचाने के लिए जान की बाजी लगाते हैं। यह कहानी है ब्रेवरी, वीरताल और एक खून से भरी लड़ाई की। देखिए फ्यूरियस 2017 और जानिए क्या होता है जब सब कुछ दांव पर होता है। ओपनिंग सीन में बताया जाता है कि कोलोव्रत के जन्म के वर्ष चंगेज खान की सेना ने कालका नदी पर रूसी सेना को हराया था। युद्ध के दौरान जो रूसी सैनिक या राजकुमार बचे उनको दावत पर बुलाकर मंच के नीचे कुचलकर मार दिया गया, लेकिन रूसियों ने अपना हौसला नहीं खोया। ये सब के बाद कोलोवर भी एक योद्धा बनना चाहता है। वो लकड़ियों को दोनों हाथों से घुमाने में सक्षम था। वो लोगों ने कोलोव्रत को अपने साथ नहीं लेना चाहती क्योंकि वो बहुत छोटा है। वहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम नास्तिया होता है, जो विसल बजा रही होती है। रूसी सैनिक वहां से जा रहे होते तभी मंगोलियन की सेना उन पर हमला कर देती है। हमला के दौरान नास्तिया के गर्दन पर तीर छूकर निकल जाता है। कोलोव्रत उसे सेना बुलाने के लिए भेज देता है। मंगोलियों की सेना सभी को मार देते हैं, बस कोलोव्रत नास्तिया के पिता बचते हैं। मंगोलियन की सेना नास्तिया के पिता को भी मार देते हैं। कोलोव्रत बेचारा कर भी क्या सकता है, वो कमांडो उसे कुछ नहीं करता। उसके बाद 13 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जब कोलोव्रत अपने बेड पर बंधा होता है। तभी नास्तिया आती है जो उसकी वाइफ है। वो उसे समझाती है कि तुम 13 साल पहले के सपना देख रहे हो। मंगोलियों की सेना ने तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। दरअसल जब कोलोव्रत सोकर उठता है तो उसे भूलने की आदत होती है। वो सब कुछ भूल जाता है कि वो कौन था, उसकी फैमिली कौन है। उसे बांधकर इसलिए रखते हैं ताकि वो उठकर किसी को मारे ना, क्योंकि वो बहुत ही ताकतवर है। नास्तिया उसका हाथ खोल देती है। उसको धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है कि वो प्रिंस के बॉडीगार्ड है और वो सैनिकों को लड़ने में सहायता करता है। नास्तिया के गर्दन पे वो निशान अभी भी होता है जो बचपन में तीर से लगा होता है। तभी वहाँ पे करकुट आता है जो राजकुमार के लिए पैगाम लाया होता है। राजकुमार उसे बुला रहे हैं क्योंकि मंगोलियन की सेना उन पर हमला करने वाली है। वहाँ पर लाडा आती है जो करकुट के बॉडी पर पानी गिरा देती है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। कोलोव्रत राजकुमार के पास जाता है। उधर से कुछ सेना आती है। वो लोग सोचते हैं कि वो मंगोलियन की सेना है। राजकुमार कोलोव्रत से पूछता है कि क्या किया जाए। वो कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसे पूरा याद नहीं होता। वो सेना की टुकड़ी उनके नजदीक आ जाती है। वो लोग उनके ही सैनिक होते हैं। इधर कोलोव्रत सैनिकों को हाथापाई की कला सिखा रहा होता है। तभी वहाँ पर राजकुमार और राजकुमारी आ जाते हैं। राजकुमार कोलोव्रत के लिए एक लकड़ी देती है। तभी वहाँ पर राजकुमार आते हैं। उनके लड़के का आज नामकरण होने वाला है, इसीलिए वो कोलोव्रत को बुलाते हैं। राजकुमार आकर सैनिकों से लड़ते हैं। राजकुमार हार जाते हैं। वो गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। कोलोव्रत अपनी वाइफ के लिए विसल बना रहा होता है। वो घर जाता है तो लाडा और नास्तिया खाना बना रही होती है। वो अंदर जाता है, अपने बच्चों से मिलता है। उसके 2 बच्चे हैं। लाडा उन दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। कोलोव्रत उसके लिए विसल लाया होता है। वो उसे बजाती है। वो बहुत सारे विसल लाया होता है क्योंकि उसे भूलने की आदत है। वो उसे चोट की वजह से भूलता रहता है। लाडा आकर कहती है कि नामकरण स्टार्ट हो गया है। कोलोव्रत वहां पर जाता है। उसका नाम इवान रखा जाता है। वो अपनी विधि से नामकरण कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी आता है और कहता है कि मंगोलियन की सेना आ गए हैं जो राज्य के कुछ मील दूर पर है। मंगोलियन की सेना को देखते हैं जो उनकी सेना बहुत ज्यादा होती है, कम से कम 1 लाख प्लस ही होंगे। उसके बाद वो लोग बैठक करते हैं। एक आदमी बोलता है कि हमें उनसे बातचीत करनी होगी। भले ही हम जलील होंगे लेकिन हमारा राज्य तो बच जाएगा। बड़े राजकुमार जाने को कहते हैं लेकिन कुछ आदमी मना कर देते हैं। वो छोटे राजकुमार को भेजने को कहते हैं। वो कोलोव्रत को भी साथ जाने को कहते हैं लेकिन कोलोव्रत वहाँ से चला जाता है। उनके राज्य में तबाही मची होती है। लोग उस राज्य में मरना नहीं चाहते, इसलिए वो राज्य छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन सैनिक उसे जाने नहीं देते। वो उसे बंद करके रखे होते हैं। कोलोव्रत को एक हकीम मिलता है जो वहां से बाहर जाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो मना कर देता है। उसके बाद वो अपने घर जाता है। वहां पर राजकुमार आए होते हैं। वो कहता है कि छोटे राजकुमार के साथ तुम मंगोलियन के कैंप में जाओगे। उनसे कुछ सौदा करना है क्योंकि राजकुमार बहुत ही ज्यादा गुस्सैल है। वो सिर्फ कोलोव्रत की बात मानता है। तभी नास्तिया आकर राजकुमार से कोलोव्रत को न जाने के लिए भीख मांगती है क्योंकि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता। ये सब कुछ देखते हुए राजकुमार वहां से जाने लगते हैं। तभी कोलोव्रत मान जाता है। नास्तिया रोने लगती है।
उसके बाद सभी लोग उनके कैंप में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हकीम होता है। वो मंगोलियन की सेना में रह चुका है, उनकी भाषा को जानता है, इसीलिए उसे लेने का फैसला करते हैं। नास्तिया कोलोब्रत के लिए बुक लाई होती है। तभी जब सोकर उठे तब वो उसे पढ़े, उसे सब कुछ याद आ जाएगा। उसके साथ लाडा भी जाती है कोलोब्रत की मदद करने के लिए। कोलोब्रत अपने बच्चों को और अपने वाइफ को अलविदा कहकर वहाँ से मंगोलियन के कैंप के लिए निकल जाता है। राजकुमार ऊपर से उनको देख रहे होते हैं। तभी उनकी लड़की आती है और कहती है कि युद्ध स्टार्ट होंगे। राजकुमार कहते हैं कि पता नहीं। उसके बाद वो लोग उनके कैंप में पहुंच जाते हैं। वो लोग मंगोलियन के बादशाह वटू खान को देखते हैं। रशियन योद्धा कहते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें। वो कहता है कि हमारा पहला गुलाम राज्य रसिया होगा। वटू खान नहीं मानता, वो आया है तो कब्जा जरूर करेगा। वो लोग कहते हैं कि हम अपनी जमीन के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। वटू खान कोलोब्रत को बुलाता है और उसे सुरक्षा कवच देता है। वो कहता है कि कोई भी आदमी तुम्हें नहीं मारेगा, कहीं भी तुमको खाना मिल जाएगा। वो अपनी टेबल के पास बैठ जाता है। वहाँ पर मैप होता है। वो मैप को अपने दिमाग में याद कर लेता है। उस टेबल के नीचे देखते हैं जो कुछ लोग होते हैं जो रस्सी को काट रहे होते हैं। वो लोग बट्टू खान के राज्य में ही रहते हैं, लेकिन वो रियाजन शहर के निवासी थे। उन लोगों को पता था बट्टू खान उनको मार देगा, इसीलिए वो उन लोगों को यहाँ से भागने को कहता है। वहाँ पर नृत्य चल रहा होता है, उसी का फायदा उठाकर वो लोग भागने को सोचते हैं। उन लोगों को मारते हुए कैंप से बाहर निकल जाते हैं। तभी छोटे राजकुमार को तीर लग जाता है। वो उन लोगों को जाने को कहता है। राजकुमार बहुत से सैनिकों को मारता है, लेकिन वो लोग उसे मार देते हैं। इधर ये लोग मारते हुए उनके कैंप से बाहर निकल जाते हैं। वो लोग जंगल में पहुंच जाते हैं। बट्टू खान को पता होता है कि वो लोग जंगल में ही जाएंगे। वो अपनी सेना को तैयार करने के लिए कहता है ताकि वो रियाजान शहर में अटैक कर सके। ये लोग बर्फ के तूफान में लड़ते हुए जा रहे होते हैं। तभी उन्हें बर्फ का जानवर दिखाई देता है। वहाँ पर एक आदमी आता है, वो उसका ही जानवर होता है। वो कहता है कि रसियन को ये कुछ नहीं करेगा। वो अपनी गुफा में लेकर जाता है। वहाँ पर सभी लोग सो रहे होते हैं, लेकिन कोलोब्रत नहीं सोता है, क्योंकि वो सो जाएगा तो वो सब कुछ भूल जाएगा और उसे कुछ याद नहीं रहेगा। इधर ये मंगोलियन रियाजान पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। गोलाबारी से वो लोग हमला करते हैं, जिससे आधा शहर जल जाता है। वो लोग द्वार से अंदर घुसते हैं। वहाँ पर सभी लोगों को मारते हैं। राजकुमार की वाइफ को पकड़ कर लेकर जाते हैं। औरतों के साथ जबरदस्ती करते हैं। सिपाही राजकुमार को पकड़ लेते हैं, घोड़े से खींचने लगते हैं। तभी वहाँ पर उसकी लड़की आ जाती है। वो अपने पिता को बचाने के लिए जाती है। तभी सैनिक उसे मार देते हैं। इधर छोटे राजकुमारी की वाइफ अपने बच्चे को लेकर टावर पर जाती है। एक सिपाही उसका पीछा कर रहा होता है। वह ऊपर चढ़ जाती है। वो सिपाही उसे मारने वाला होता है। तभी वो ऊपर से नीचे कूद जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये लोग राजकुमार को पकड़कर तीर मार देते हैं, जिससे उनकी भी मौत हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कोलोब्रत की वाइफ नास्तिया को, जो अपने घर में होती है। इस घर में आग लगी होती है। वो घर फंस जाता है और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। वो शहर पूरा तरह से खत्म कर दिया गया था। इधर कोलोब्रत उस मैप का चित्र बनाता है। नास्तिया ने चित्र बनाने के लिए उसे दिया होता है। मॉर्निंग में वो लोग अपने शहर की तरफ जाते हैं। वहाँ पर जाते हैं तो शौक हो जाते हैं, क्योंकि उनका राज्य खत्म हो गया होता है। वो लोग वहाँ पर जाकर चारों तरफ देखते हैं, लेकिन कोई आदमी उन्हें नहीं। कोलोब्रत अपने घर पर जाता है। वहाँ पर नास्तिया का विसल होता है। वो गुस्सा हो जाता है। सभी लोग मिलकर बेल को उठाते हैं। कोलोब्रत उस बेल को बचाता है। तभी कुछ लोग बाहर आ जाते हैं। बेल की आवाज सुनकर मंगोलिया की सेना भी आ जाती है। सभी लोग छुप जाते हैं। कोलोब्रत विसल को लेकर घंटी के नीचे बैठ जाता है। तभी वहाँ पर मंगोलियन की सेना आती है। उसे रस्सी से बांधकर लेकर जाने को करती है। तभी कोलोब्रत उन लोगों को मारने लगता है। बहुत से सैनिकों को मार देता है। कुछ टाइम बाद उसके साथी भी आ जाते हैं। सभी सैनिकों को मार देते हैं। वहाँ पर शहर के लोग आते हैं, जो कहते हैं कि तुमने क्या किया, उनको क्यों मारा, वो आकर हम लोगों को मार देंगे। कोलोब्रत उनसे लड़ने के लिए बगल के शहरों से हेल्प मांगा, ताकि वो बट्टू खान से लड़ सके। 3 लोगों को बगल के शहरों में जाने को कहता है। तीसरा थोड़ा सा जख्मी होता है, उसे रास्ता समझाता है। उन लोगों को मैप दिखलाता है, प्लान समझाता है कि कैसे हमला करना है। वो एक टापू पर जाएंगे जहाँ नीचे बट्टू खान की सेना होगी। वो लोग उन लोगों को हरा देंगे। उसके बाद मंगोलियन की सेना जहाँ पानी पीती है, उसी में जड़ी बूटी मिला देते हैं। सभी सैनिक पी लेते हैं। जब छावनी लेकर जा रहे होते हैं, तभी सभी सैनिक को पेट में दर्द होने लगता है। वो लोग जमीन पर
लेट जाते हैं। उन लोगों का कमांडर पानी की देखभाल करने वाले आदमी को मारता है। तभी एक तीर आकर गिरता है। वो कहता है कि जाओ, उन लोग टापू पर है, उन्हें मार दो। इधर ये तीनों लोग जा रहे होते हैं, लेकिन तीसरा वाला घोड़े पर ही सो जाता है। उनकी सेना उनके पास जाती है। वहां पर कोलोब्रत होता है। सैनिक कोलोब्रत को मारने के लिए जाते हैं। तभी सभी लोग मिलकर उसे मार देते हैं। उसके सामान को ले लेते हैं। कोलोब्रत गिर जाता है। लाड़ा आकर कहती है कि चोट लगी है, कोई हेल्प करो। कारकुट आता है और कहता है कि यह 3 दिनों से नहीं सोया है। सिर्फ कारकुट को ही पता है उसके भूलने की बीमारी के बारे में। वो रस्सी देता है और बांधने को कहता है। उसके बाद रात होती है। सभी लोग वहां से जाने वाले होते हैं। वो लोग लाडा को कहते हैं कि जाओ, उसे जगाओ। वो उसके पास जाती है, उसे जगाती है। नास्तिया की तरह कहती है कि ये सब 13 साल पहले की बात है, लेकिन वो उसे मारने लगता है, अपने साथियों को भी मारने लगता है। कारकुट उसे सब कुछ याद दिलाता है। इधर ये 2 लोग राजा के पास जाते हैं हेल्प के लिए, लेकिन वो कोई राजा हेल्प नहीं करता। तीसरा वहां से जाता है, वो बेहोश होता है। तभी उस घोड़े के सामने से 2 रास्ते आते हैं। वो बेचारा घोड़ा करेगा क्या, लेफ्ट वाला रास्ता चॉइस करता है। मंगोलियन की कमजोरी होती है जंगली भूत। वो जंगली भूत से बहुत ज्यादा डरते हैं। वो लोग उसी का फायदा उठाते हैं। वहां पर कुछ सैनिकों को डराते हैं और वहां पर गोले की बारिश करते हैं, जिससे आधा कैंप जल जाता है। इन सैनिकों का मानना है कि ये सब आत्माओं का काम है। वहां पर सभी सैनिक डर जाते हैं। इधर रशियन सैनिक अपने चेहरे पर लेप लगाकर उन लोगों को डराते हैं, जिससे और भी वो लोग डर जाते हैं। उसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। बाटू खान अपने लोगों को देखता है। उसके बहुत से लोगों की जान गई होती है और छावनी उनकी जली होती है। ये लोग फील्ड में मस्ती करते हुए सो जाते हैं। लाडा कोलोब्रत के पास जाती है और उसके पास सो जाती है। जब वो उठता है तो वो सोचती है कि वो सोकर उठा है। वो उसे समझाती है, लेकिन वो सोया नहीं होता है और कहता है कि घर की याद आती है और उसे गले लगा लेता है। तभी सुबह होती है। एक आदमी आता है कि घोड़े से कुछ लोग आए हैं। कोलोब्रत देखने के लिए जाता है। साथ में उसके पीछे पीछे लाडा भी जाती है। उन लोगों ने उस आदमी को पकड़कर मार दिया होता है। कोलोब्रत वहां से जाता है। तभी चारों तरफ से सैनिक उसे घेर लेते हैं। लाडा हेल्प के लिए जाती है। कोलोब्रत कई सिपाहियों को मार देता है। वो दोनों हाथों से तलवार को चलाता है। तभी कमांडो देख लेता है। उसे गोल चैन से मारता है, लेकिन इस बार वो रोक लेता है। सिपाही चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वहां पर बर्फ का तूफान आता है। वो जानवर भी आ जाता है। वो कुछ सैनिकों को मार देता है, जिससे कमांडो डर कर भाग जाता है। तभी उसके साथियों भी आ जाते हैं। वो लोग सैनिकों को मार देते हैं। बाटू खान अपनी छावनी होकर घूम रहा होता है। उसके सैनिक भूत के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो अपने कैंप में चला जाता है। तभी वो कमांडो आ जाता है और भूत के बारे में बताता है। वो समझता है कि वो जानवर भूत है। बाटू खान अपनी सारी सेना को तैयार करने के लिए कहता है। तभी वो आदमी जो गुफा में होता है, वो अपने साथ कुछ सैनिकों को लाया होता है। तभी कारकुत आता है और कहता है कि मंगोलियन की सेना आई है, जो लाखों में है। तभी वहां पर कुछ बच्चे होते हैं जो अनाथ होते हैं। उन लोगों का प्लान होता है कि उन लोगों को एक कबीला बनाकर उनका पालन पोषण करना। कोलोब्रत लाडा और कारकुट को उन बच्चों की देखभाल करने के लिए कहता है और उन्हें यहाँ से जाने को कहता है। वो दोनों इन बच्चों की देखभाल करेंगे। उनकी गाड़ी में पाल होता है, जिससे बर्फ पर नाव वो लहराते हुए जाएंगे। वो लोग वहां से चले जाते हैं। ये लोग युद्ध के लिए तैयार कर रहे होते हैं। उनकी सेना की तादाद बहुत ज्यादा होती है। रशियन की सेना की तादाद बहुत कम होती है। वो लोग उसे मारने के लिए जाते हैं। वो लोग अपने जाल में फंसाते हैं। इधर ये लोग जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने जले हुए घर दिखाई देते हैं, जिसकी लकड़ियां रोड पे पड़ी होती है। कारकुट लकड़ियों को हटाकर बच्चों की हेल्प लेकर गाड़ी को आगे बढ़ा देता है। इधर ये सैनिक तीर चलाते हैं। वो लोग बच जाते हैं। कमांडो बाटू खान से कहता है कि मैं जा रहा हूँ उन्हें मारने के लिए। वो जाता है। वो लोग कमांडो के कुछ सैनिकों को मार देते हैं। उनके भी कुछ लोग मारे जाते हैं। इधर बर्फ की वजह से उनकी गांठ नहीं खोल रही होती है। छोटे छोटे बच्चे अपने भाप से उठ गांठ को खोलने में मदद करते हैं। कोलोब्रत कमांडो का गला काट देता है और उनके बहुत सारे सैनिकों को मार देता है। साथ में उनके भी साथी मरते हैं। वो अपना झंडा गाड़ देता है। काटू खान उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो बोलता है कि कुछ नहीं, तुमने ही युद्ध की शुरुआत की थी। वो कहता है कि तुम मारे जाओगे। वो कहता है ठीक है, तुम मार दो हमको। काटू खान इन पर पत्थर चलाने का आदेश देता है। इन लोगों को नाव दिखाई देती है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी इन पर पत्थर की बारिश होने लगती है। वो लोग मर जाते हैं। कुछ टाइम बाद कोलोब्रत की आंख खुलती है। वो सब कुछ उसको याद रहता है। वो कौन है और वो कहाँ का है और उसकी फैमिली कौन है।
वो उठकर सुरक्षा कवच लेकर उनके पास जाता है। बटू खान उसके पास आता है। कोलोब्रत कहता है कि हम लोग एक दिन जरूर जीतेंगे। बटू खान घुटनों के बल झुक जाता है। वो कहता है कि तुमने मेरे सामने घुटने टेक दिए, और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। बटू खान उसको महान योद्धा की तरह राजघराने जैसा उनका अंतिम संस्कार करेगा। 17 लोगों ने बटू खान की सेना को हराने पर मजबूर कर दिया। वो लोग अपनी अंतिम सांस तक लड़े। उन्होंने अपनी जानों की परवाह नहीं करते हुए उन बटू खान की सेना से लड़ते हुए अपनी जान दे दी। इधर लाडा और कामकुन उन बच्चों की माता पिता की तरह सेवा करेंगे। मूवी के लास्ट सीन में देखते हैं कि कामकुन युद्ध के लिए जा रहा होता है और अपनी दोस्तों की दास्तान सुना रहा होता है, और वो लोग युद्ध के लिए जाते हैं। इसी के साथ यह मूवी यही खत्म हो जाती है। आपको ये कैसी लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।